क्रिकेटर्स चौपाल में मैं हर्षद दामले आप सभी के साथ क्रिकेट के ऊपर एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। जी हाँ, कल हम सभी ने देखा कि एक बार फिर भारतीय टीम की बड़ी ही शर्मनाक हार रही। जैसा कि मैंने इस सीरीज की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि ये बॉलिंग बहुत ही लचर है। इतनी कमजोर बॉलिंग लाइनअप शायद इंडिया की आज से पहले कभी नहीं थी, और साथ के साथ उतनी ही लचर अब बल्लेबाजी भी दिखने लगी है। पहले जहां पे हम इस बात का लोहा मानते थे कि ठीक है, हमारे गेंदबाजों ने अगर 200 रन खा लिए तो हम 200 रन चेज भी कर सकते हैं, लेकिन आज अगर हमारे शुरुआत के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर कुछ रन नहीं बना पाए तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी किसी काम का नहीं है। अकेले श्रेयस अय्यर को आप छोड़ दें, जो कि जिन्होंने बहुत ही अच्छी कप्तानी पारी खेली, उनके अलावा किसी का भी परफॉर्मेंस उन अपेक्षा के अनुसार नहीं दिख पाया। तो इसी सारी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या बेहतर हो सकता था और क्या बेटर प्लानिंग हो सकती थी। इन्हीं सब विषयों पे आज का ये हमारा पूरा एपिसोड रहेगा। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को आज का एपिसोड पसंद आएगा। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में मेरे मित्र अमित शर्मा, सनाउल्लाह नदाब और एक नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्रिकेटर्स चौपाल में, निखिल राजीव जी। सो मैं निखिल से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा 50 सेकंड में अपना एक ब्रीफ इंट्रो अगर वो दे सके तो प्लीज निखिल। या थैंक यू हर्षद फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम निखिल है, मैं मुंबई से हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सनाउल्लाह और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम कर चुके हैं। वैसे बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन स्टेट्स के लिए क्रिकेट खेला है मैंने। थोड़ी बहुत क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग भी है और क्रिकेट के लिए प्यार भी है। तो एटलीस्ट अभी टाइम नहीं दे पाते क्रिकेट खेलने के लिए, तो शायद आप बात करके या डिस्कशन करके क्रिकेट को और डीपली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे और भारत की क्रिकेट कहाँ जाएगी, क्योंकि अब जो कंडीशन फिलहाल है इंडिया की, वो एक नया डायरेक्शन की तरफ पक्का लेके जाएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। तो थैंक यू हर्षद फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू निखिल। और आप ही जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, उन्हीं के लिए हमने ये चौपाल बनाई है, ये पूरा सेटअप रखा है, ताकि किन्हीं कारणों की वजह से जिन किसी भी मेरे भाइयों का क्रिकेट अगर छूट गया है तो वो हमारे जहन से न छूटे। क्रिकेट क्योंकि हमारे दिलों में बसता है, तो हमारे जहन में रहे, हम क्रिकेट पर एटलीस्ट अपनी बातें रख सकें और शायद इसी के थ्रू हम क्रिकेट के साथ जुड़े रह सकें। सो थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जैसा कि मैंने आज के एपिसोड की शुरुआत में आपको बताया कि बहुत ही शर्मनाक हार एक और बार भारतीय टीम को मिली। सना, 80-20, 70-30 कुछ दिख नहीं पा रहा है अभी। कब आएगा वो वापस से भारतीय टीम में वो जोश, और कब भारतीय टीम अपने एक्सपेक्टेशंस के अनुसार परफॉर्म कर पाएगी? क्या विचार है आपका? हर्षद जी, बिल्कुल। मैं थोड़ा नाखुश हूँ इस पूरे T20 सीरीज में। और हालांकि हम आयरलैंड से हार के आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि ठीक है, 2 ही T20 थे तो हमको शायद मौके उतने नहीं मिले, लेकिन मैं सोच रहा था काफी उम्मीद कर रहा था जब नए कप्तान श्रेयस अय्यर अपना कप्तानी पहली बार संभाल रहे थे इंडियन T20 में, और साथ में मेरे को बहुत सारे यंगस्टर दिख रहे थे, पर्टिकुलरली वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। तो मैं सोच रहा था कि एक बहुत बड़ा अच्छा खेल के आएंगे इंग्लैंड जैसे कंडीशन में, लेकिन मैं इस वक्त बिल्कुल नाराज हूँ इंडियन क्रिकेट टीम में। शायद मैं दोष देना चाहता था सिर्फ बॉलरों के लिए, लेकिन अभी मैं बैटिंग की पूरे जो परफॉर्मेंस रहा उसके लिए भी मैं दोष देना चाहता हूँ। मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे परफॉर्मेंस वीक हो रहा है। इतना सारे T20 हम खेल के आ रहे हैं, लेकिन पहली बार इस तरह हम हार रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। देखेंगे, हम बात करते करते क्या हो सकता है और बेहतर करने के लिए हम आगे भी बात करेंगे हर्षद जी। अमित, आपसे मेरा ये प्रश्न रहेगा कि ऐसा क्या ऑल ऑफ सडन चेंज आ गया ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम में कि हमारे बल्लेबाज वहां पर टिक नहीं पा रहे? शॉर्ट पिच गेंदबाजी फिर से भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कतें दे रही है। आपका क्या विचार है इसमें अमित? अमित, अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप म्यूट पे हैं। हाँ हर्षद। हाँ, जी अमित। शॉर्ट पिच गेंदबाजी वैसे ही हमेशा से हमारी दिक्कत रही है। इतना कुछ खास हम लोग शॉर्ट पिच गेंदबाजी इतना कर नहीं पाते थे, लेकिन अभी शॉर्ट पिच जो गेंदबाजी है उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी आ गई है बहुत ज़्यादा। आप देखिए, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो अभी एग्जाम्पल है रिसेंटली लो इनका संजू सैमसन जी का।
इनको बाहर किया गया है बिना किसी मतलब के। आप सोचो कि वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी है, उसको सिर्फ 3 मैचेस के फेलियर पे बाहर कर दिया गया। तो आप सोचिए कि ये किस तरीके से सिक्योरिटी दे रहे होंगे अपने खिलाड़ियों को, और कैसे मतलब जो अंदर अभी बाकी हैं खिलाड़ी, वो तो ये सोच रहे होंगे ना यार मैं तो मेरे अपने नाम रन बना लेता हूँ, देखा जाएगा बाकी टीम का। तो टीम के लिए कोई खेलता हुआ दिख ही नहीं रहा है। निखिल, टीम के लिए कोई खेलता हुआ नहीं दिख रहा, और बहुत ही सही बात अमित ने कही है। कॉज T20 क्रिकेट हमेशा इंटेंशन का होता है एंड टीम कंट्रीब्यूशन का होता है। इंडिविजुअल स्कोर का मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में उतना महत्व रह नहीं जाता। अगर आप अपने इंडिविजुअल स्कोर्स को ही बनाते हुए रह जाएंगे तो शायद टीम के लिए उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और शायद यही सूर्य कुमार यादव करते थे, लेकिन सबकी आंखों में खलता था। तो आज वही जब भारतीय खिलाड़ी नहीं खेल पा रहे, और अगर संजू सैमसन भी कल को अगर भारतीय टीम में वापसी करते हैं, सो डेफिनेटली अब वो भी यही सोचेंगे कि मेरे को टीम से बाहर कर दिया जाता है, सो आई शुड प्ले विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 125 और 130 एंड आई शुड स्कोर रन। आपकी क्या राय है इस पे? आ, जैसा हर्षद मैं बार बार बोलता हूँ, क्रिकेट इज द गेम ऑफ स्ट्रेटजीज, और मैं इस बात का बहुत समर्थक हूँ कि लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम संजू सैमसन की जो आपने बात की, इज अ सेल्फलेस क्रिकेटर, मैं बहुत मानता हूँ। विदाउट एनी मिस्टेक वो बहुत बार बाहर बाहर बैठ चुके हैं। तो संजू सैमसन इज नॉट द राइट एग्जाम्पल अबाउट दिस इनसिक्योरिटी, बिकॉज उनको अभी कुछ खोने का डर ही नहीं है। इसलिए मैं उसको सेल्फ, बिकॉज माइट बी वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये 3 लोग मुझे ऐसा दिखते हैं कि अगर ये इसमें से कोई बाहर जाएगा तो उनके लिए इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ेगी और आने के लिए वो सेल्फिश क्रिकेट खेल सकते हैं। बट संजू सैमसन वैसे बंदे नहीं है। और मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल, और इंडिया की यही ताकत थी पिछले कुछ टाइम से, जब T20 में हम लीड करते थे, सेल्फलेस क्रिकेट खेलते थे, रोहित शर्मा ने जिसकी शुरुआत की थी, और वही हमारी स्ट्रेंथ थी। बट कुछ शायद ये 76 ऑल आउट होना और पावर प्ले में 3-4 विकेट गिर जाना, इससे थोड़ा माइंडसेट खराब हुआ है। लेकिन मैं इसको ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज कहता हूँ कि हम एशियन पिचेस पे खेल खेल के इतने आदी हो चुके हैं, और शायद अभी इंग्लैंड जाके हमें पता चल रहा है कि एक टाइप की क्रिकेट आप नहीं खेल सकते, आपको वर्सेटाइल होना पड़ता है, और वही हमें दिखेगा। और वर्ल्ड कप भूलना नहीं चाहिए कि आने वाला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, तो शायद ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज मानता हूं मैं ये चीज को। जी जी जी, आशा करते हैं कि इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रादर देन अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ पुअर परफॉर्मेंस। अमित, वॉशिंगटन सुंदर क्या कर रहे हैं भारतीय टीम में? ना उनसे बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है। तो इतने हमारे प्रभावशाली हमारे पास में बेंच स्ट्रेंथ है, तो क्या हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है? हम क्यों बार बार वॉशिंगटन सुंदर पे जा रहे हैं? उनसे बॉलिंग नहीं हो रही, बैटिंग नहीं हो रही, बैट्समैन चाहे जहां वहां उनको मार रहा है। एज अ क्लब क्रिकेटर उनसे शायद बेहतर बॉलिंग करेंगे अभी। अमित। जी आप देखिए, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो और भी कई खिलाड़ी जैसे टीम में, अभी तो मैं बात करूंगा इसकी भी, क्या नाम है, अक्षर पटेल की भी गेंदबाजी में। कल की जो उनकी बॉलिंग थी, पर्टिकुलरली उसकी बात करूंगा अक्षर पटेल की। बाकी तो वो अच्छे बॉलर बॉलर तो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छे हैं अक्षर पटेल। दूसरा, अगर आप इनकी बात करेंगे वाशिंगटन सुंदर की, ये आए थे टीम में रविचंद्रन अश्विन की जगह पे। अगर आपको याद हो, टेस्ट क्रिकेट में की जगह पे लाया गया था, और टेस्ट क्रिकेट में ये अच्छा भी कर रहे थे। अब प्रभाव ये पड़ रहा है कि इनको बनाने के पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, इसको थ्री थ्री फॉर्मेट खिलाड़ी बनाना है, इसको थ्री फॉर्मेट खिलाड़ी बनाना है। पता नहीं किस तरीके की बैकिंग कर रहे हैं। जहाँ पे टीम, जो पुराने खिलाड़ी जो हमारे टीम में पहले थे, पुराने जो कोचेस हमारे टीम में थे, वो घोड़ों पे दाव लगाया करते थे, जो सच में अरबी घोड़े हुआ करते थे। यार कोई भी क्रिकेटर देख करके ये कह सकता है कि मतलब ना तो इन्होंने कभी अपने फ्रेंचाइज के लिए इस तरीके से रन बनाए कि T20 क्रिकेट इनको खिलाया जाए, ना मुझे नहीं लगता कि इन्होंने तमिलनाडु के लिए भी कभी T20 क्रिकेट में इतने कभी रन बनाए हैं। किस तरीके से इनको खिलाया जा रहा है, लगातार बैकिंग दी जा रही है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि गुजरात वाले भी इनको डरा डरा के बैटिंग ऑर्डर पे भेज रहे थे, कि उनको भी यही कंफ्यूजन था कि इनको किस नंबर पे बैटिंग कराएं। एंड जस्ट बिकॉज कि उनके पास टॉप ऑर्डर में बटलर और रबाडा और इस तरह का उनका वो जो चार जो हम ओवरसीज प्लेयर खिलाते हैं,
उनके कारण उनको ग्लेन फिलिप्स को खिलाना का कोई चांस नहीं मिल रहा था, अदरवाइज वॉशिंगटन सुंदर की चांस उनकी जगह ही नहीं बनती। और गुजरात की शायद चांस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही कि राहुल तेवतिया और उनके पास वॉशिंगटन सुंदर जैसे वो रहे बल्लेबाज, जिनकी वजह से वो आखिर में रन भी नहीं बना पाए। सो आई आई फुल्ली एग्री विद योर पॉइंट। आप कुछ और भी ऐड करना चाह रहे थे अमित? जी, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर की वजह से तो और जो खिलाड़ी है वो इनके पीछे छुप जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर के पीछे, क्योंकि परफॉर्मेंस उनकी भी खराब है। अगर आप चक्रवर्ती की लेंगे, चक्रवर्ती तो आप कितने मैचों से देख लीजिए, उनको क्लब बॉलर भी नहीं गिन रहे हैं, इंटरनेशनल बैट्समैन इस बुरी तरीके से मार रहे हैं उनको, इंग्लैंड वाले अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो। दूसरा तिलक वर्मा पता नहीं कब से वो एशिया कप का ही गायन हो रहा है उनके लिए। कब कब तक और कितना, मतलब किस बिल्कुल, मैं प्रकार से आपकी बैटिंग बात मिल से रही है उन सहमत हूँ। लोगों को। और एशिया कप और वर्ल्ड कप की अगर आप बात करेंगे तो मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि एशियन जो कंडीशन है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो कंडीशन है, वो यूरोपियन कंडीशन से बिल्कुल अलग है। आप जब बॉल के पास कमिट कर जाते हो फ्लैट विकेट पे तो बॉल हिलती नहीं है। इंग्लैंड में बॉल बैट्समैन को बीट करने के बाद में भी हमने कई बार देखा था कि स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन की बॉल हिलती थी और विकेट कीपर को पकड़ने में दिक्कत होती थी। तो सही सही आपको सही है। आपको किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है, किस उस पे बॉलिंग करनी है। अर्शदीप सिंह का मैच पहले इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि हमें पिछले मैच में थोड़ा सा ये आइडिया लगा कि इंग्लैंड के गेंदबाज किस तरह से बॉलिंग करते हैं और हम इस मैच में उसी तरह से करेंगे। लेकिन उन्होंने फिर से वही आगे उनके मुंह में गेंदबाजी करना चालू करी। हैरी ब्रुक ने कल इंडियन बॉलर्स को जैसा चाहा वैसा मारा। उन्होंने अगर आप ऑफ साइड में थर्ड मैन पे मारना चाहा तो थर्ड मैन पे मारा, उन्होंने स्कूप करना चाहा स्कूप किया, उन्होंने रिवर्स फ्लिप मारा। उन्होंने बिल्कुल खिलवाड़ किया है। मतलब मुझे ये बहुत दुख होता है बीइंग अ क्रिकेटर और भारतीय होने के नाते कि मैं हमारे भारतीय गेंदबाजों के लिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ। लेकिन सना, मेरे को आपसे इसमें राय चाहिए कि भारतीय क्रिकेट का क्या यह स्तर रह गया है? हम आईपीएल जैसा टूर्नामेंट कराते हैं और ये जितने भी हमने खिलाड़ी भी लिए हैं, ये अपने परफॉर्मेंस के जरिए ही आए हैं, जैसा कि हमारे सेलेक्टर्स कहते हैं। तो क्या हमारा परफॉर्मेंस इस लेवल का है कि विदेशी प्लेयर हमारे खिलाड़ियों से, हमारे बॉलरों से खिलवाड़ कर रहे हैं? हर्षद जी, मैं एक बोलना चाहता हूँ इस वक्त में, क्योंकि हम आईपीएल इस क्यों खिला रहे हैं? हम तो आईपीएल पैसों के लिए नहीं खिला रहे हैं। फ्रांसीसी लीग बहुत बड़े बाहर देश लोगों को हम इंडिया के में लेके आए कि फ्रांसीसी क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्रिकेट और बेहतर हो जाए और अच्छे प्लेयर हमारे पास इंडियन टीम में आ जाए। और दूसरा चीज है कि हम ये भी मानते हैं कि आईपीएल जैसे फ्रांसीसी लीग में अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस जो करता है उसको इंडियन टीम में लेके आने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कोशिश इस वक्त में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कृणाल पांड्या जिस तरह आरसीबी के लिए 2 साल से लगातार इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी एक लेफ्ट आर्म अच्छा बॉलर भी है और अच्छा बैट्समैन भी है। तो हमारे इंडियन टीम का कोचेस का सेलेक्टर उसका मेरे को कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं इस वक्त में। इस वक्त बीसीसीआई जरूर सेलेक्टर के ऊपर और जो कमिटी है, जो कोचेस है, इनके ऊपर एक इंस्पेक्शन करना चाहिए और बिल्कुल इन पे ऊपर निर्धारित एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि इस तरह हम हार रहे हैं तो बिल्कुल ये सेलेक्टर्स को मैं बिल्कुल दोष देना चाहता हूं, क्योंकि अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस थे आईपीएल में, एक्सपीरियंस हुनर खिलाड़ी भी थे, उनको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। और जिस तरह हर्षित राणा पूरा आईपीएल में नहीं खेला उसको हम टीम में लेके आ रहे हैं, और दूसरा कृणाल पांड्या इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल ऐसे ऐसे हम करेंगे तो बिल्कुल हमारा परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगा जो हम ना उम्मीद करेंगे। तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये सेलेक्टरों से दोष हुआ है, और कोचेस का जिस तरह डिसीजन लिया जा रहा है पर्टिकुलरली प्लेयरों को लेके, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं हर्षद जी। और मैं बिल्कुल इस वक्त में T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन प्लेयर्स इंडियन के दो लगातार सीरीज हार के जा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इस हार को बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। तो मैं मानता हूं कि आगे जाके पता नहीं कैसा होगा। तो मैं मानता हूं कि जो परफॉर्मेंस है, जो सीनियर प्लेयर है पर्टिकुलरली उनको गेम में लाना पड़ेगा, जैसे कि मोहम्मद शमी है और कृणाल पांड्या जैसे लोग, और हार्दिक पांड्या को भी वापस जल्दी लाना पड़ेगा। नहीं तो हम सीरीज हारते जाएंगे तो कप्तानी का भी सवाल उठेगा और कोचेस के ऊपर भी सवाल उठेगा हर्षद जी। जी सना, लेकिन मैं मतलब आई फुली अग्री विद योर पॉइंट कि कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स एंड ऑल,
लेकिन ये जो खिलाड़ी भी हैं, ये भारतीय टीम के लिए अगर खेल रहे हैं तो इनका परफॉर्मेंस एटलीस्ट उस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई सा भी प्लेयर ऐसा नहीं है, प्रिंस यादव और एक दो को छोड़ के, जो बिल्कुल नए हैं। हम यशस्वी को छोड़ सकते हैं, प्रिंस यादव को छोड़ सकते हैं, बाकी के आपके प्लेयर पिछले 2-3 साल से टीम इंडिया के साथ में हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं। निखिल, मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कल का मैच और उससे पहले का मैच देख के थोड़ी सी ये बनी है कि मुझे वो सीरियसनेस की कमी लगी है कि क्या आईपीएल से इतना पैसा मिल जाता है, इस वजह से खिलाड़ियों में अब सीरियसनेस थोड़ी कमी आई है। कॉज जिस तरह से मतलब अपना विकेट थ्रो करके गए ईशान किशन भी कहूं, या लास्ट मैच में श्रेयस अय्यर का भी वो जो मैंने बात करी थी, मतलब थोड़ा सा एक आप जो दिखाते हो, जो डिटर्मिनेशन आप दिखाते थे पहले, जैसे राहुल द्रविड़ दिखाते थे या विराट कोहली दिखाते थे, जिसको हम ग्रिट कहते थे, डिटर्मिनेशन कहते थे, वो इन खिलाड़ियों में दिख ही नहीं रही है। क्या कारण है? जो मैंने बार हर्षद बार जी, बोल रहा बिल्कुल हूँ। हमारे क्रिकेटरों का माइंडसेट ऐसा हो गया है आईपीएल खेल के। और आईपीएल में तो देखा है आप, पहले बॉल से ही हम बाउंड्री के साथ में शुरू करते हैं, छक्कों के साथ शुरू करते हैं। तो यही आदत लगा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आदत अच्छी नहीं है, लेकिन आदत अच्छी है लेकिन कंडीशन को भी पढ़ना या उसको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। इंग्लैंड जैसे कंडीशनों में आपको पहला जानना चाहता है, और पर्टिकुलरली आप जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर के अगेंस्ट में आप खेल रहे हो, तो आपको माइंडसेट होना चाहिए कि इसके ओवर थोड़ा खेल लेते हैं, बाकी ओवरों को तो हम अच्छे से खेल सकेंगे, क्योंकि वो बार बार इंडियन कंडीशन में भी खेल चुका है और इंग्लैंड जैसे कंडीशन में और बेहतर बॉलिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स को ये समझना चाहिए कि हम भी इसको थोड़ा बहुत डिफेंसिव खेलेंगे, ताकि थोड़ा बहुत रुक के खेलेंगे। देखो हमारे क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में हमारा फॉर्मेट था, स्टैंडिंग था कि जैसे विराट कोहली कभी भी अपना विकेट ऐसा थ्रो नहीं करते थे, और समय के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और कभी भी वो ऐसा बैटिंग करते थे। तो हमारे पास एक मिडिल ऑर्डर की जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था कभी भी इंडियन टीम में। लेकिन अभी इस वक्त में यंगस्टर्स को वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहे हैं। या तो वो कंडीशन को समझ रहे हैं, या तो पिच को समझ रहे हैं, या तो टीम को समझ रहे हैं। जो भी टीम है, कैसे भी है, पहले बॉल से लगाते हैं, जो बॉल खेलना चाहिए उसको भी ठीक से नहीं खेल पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बैट्समैन का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए, कंडीशन को अडॉप्ट करना चाहिए, थोड़ा एक दो ओवर खेलना चाहिए। तो ये T20 में भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं पहला बॉल से छक्का मारता हूँ, बाउंड्री मारता हूँ। ये जरूरी नहीं है हर्षद जी। कभी भी आप गेम खेलते हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेट करके खेलना चाहिए। आप देख लीजिए विराट कोहली, वो ऐसा नहीं था कि पहला थोड़ा बहुत स्ट्राइक रोटेट करके टीम को पहला मजबूत करके बाद में एंड में एक अच्छा रिजल्ट दे देते। वही वही भी अब श्रेयस अय्यर कभी कभी बैटिंग देखते हैं तो सेम वैसा ही है, वो विराट कोहली का ही रूट अपना रहे हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्सों में वो बिल्कुल, वो परफॉर्मेंस हो, चाहे कंडीशन का अंडरस्टैंडिंग करने का हो, चाहे पिच का हो, वो ऐसा सोच रहे नहीं है। तो मैं मानता हूं कि प्लेयर्स जो पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को गेम को समझना चाहिए, पिच को समझना चाहिए, बॉलिंग को समझना चाहिए, और कंडीशन के हिसाब से जी बिल्कुल सना, अपनाना जी चाहिए जी जी हर्षद जी। जी। निखिल, मैं आपसे भी इसी विषय पे राय चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आईपीएल ने सीरियसनेस कम कर दिया है, कॉज अब हमें पैसा मिल जाता है? मैं तो पैसे को लेके कोई कमेंट नहीं करूंगा, बिकॉज वो तो अपनी निजी निजी जिंदगी में वो लोग क्या करते हैं, और शायद पैसा आने से सीरियसनेस कम हो जाती नहीं हो। बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ये सेम सिनारियो जोफ्रा आर्चर वर्सेस अभिषेक शर्मा ये आईपीएल में होते हैं, तो अभिषेक शर्मा 12 बॉल में 50, 13 बॉल में 50 लगाते हैं। मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, हम इतने आदी हो चुके हैं इस इंडियन एशियन पिचेस पे, कि हमें लगता है कि क्रिकेट खेलने का अंदाज वही होता है। आप कल, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अ, वैभव सूर्यवंशी जिस तरीके से आउट हुए, और ईशान किशन, आप सीखो कि आप लेट हो रहे हो शॉट खेलने में, फिर भी वो वही शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। तो विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जो आपने बात की, एटलीस्ट वो लोगों को अंडरस्टैंडिंग थी। विराट कोहली ने बीच में एक सीजन बहुत एग्रेसिव खेलने की कोशिश की आईपीएल में, और वो फेल रहे बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। उन्होंने उनको पता है कि सेट होना, विकेट्स को, स्ट्राइक को रोटेट करना, और जब कंडीशंस आती है तब हिट करना। शायद इंग्लैंड में हम ये बेसिक्स हमें जाना जरूरी है, और दिमाग से ये निकालना बहुत जरूरी है कि अगर पहले बॉल पे छक्का नहीं मारेंगे तो 200 नहीं बन सकते। इंग्लैंड ने दिखा दिया कि 19 पे 2 विकेट होने के बाद भी वो 200 चेस कर जाएंगे। तो हमें ये निकालना बहुत जरूरी है दिमाग से।
जी निखिल। अमित, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि जैसे सिलेक्शन को लेके सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता है कि आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका भी कुछ रोल रहता है इन सिलेक्शन सिनारियों में? क्योंकि अभी शेगड़े जिस तरीके से आ गए, या वरुण चक्रवर्ती का जो कंटिन्यूअस, अपन इतने फेल्योर के बाद भी हम उनको देख पा रहे हैं कि टीम में बने हुए हैं, तिलक वर्मा बने हुए हैं, तो क्या बड़े फ्रेंचाइजीज का आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि रोल सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल का परफॉर्मेंस पिछले किन्हीं भी आईपीएल में उस लेवल का नहीं रहा हो कि आप उन्हें नहीं चुन सकते। केएल राहुल भी विराट कोहली की तरह ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, नियर अबाउट 500 रन उन्होंने भी हर आईपीएल में बनाए हैं। तो अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि उनका भी रोल कहीं ना कहीं रहता है? जी बिल्कुल। फ्रेंचाइज का तो किस्सा इस तरीके का है कि आप देखिए, कप्तान उठा करके देखिए, हमारे जो भी कप्तान जिस भी फ्रेंचाइज का होता है टीम इंडिया में, अगर वो कैप्टन बन जाए तो आप देखिए ना किस तरीके से वहां के खिलाड़ी आना टीम में। अब श्रेयस अय्यर का एग्जांपल ले लीजिए आप, इनके आते ही प्रभ टीम में आए हैं, ठाकुर टीम में आए हैं, शेरगिल जो आए हैं वो टीम में आए हैं। मतलब क्या परफॉर्मेंस है, 3-3 4-4 विकेट लिए इन्होंने इन्होंने आईपीएल में लिए हैं। चलो ठीक है, प्रभ ने अच्छा खेला, प्रभ डोमेस्टिक भी अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो वहां पे अच्छा है, डोमेस्टिक में भी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं प्रभ। बट उस तरीके का क्रिकेट तो नहीं है कि वो कहीं विदेशी दौरे पर भेजा जाए इंडिया के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उस तरीके का क्रिकेट तो नहीं है उनका अभी तक। अभी भी आप उठा करके देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या 5 पे जाकर के प्रभ का नंबर आएगा इंडियन में। आप क्रिकेट की अगर टॉप पे जाकर के बात करेंगे कि कौन अच्छा विकेट कीपर, अच्छा विकेट कीपर बैट्समैन है, तब जाकर प्रभ प्रभ सिमरन का नाम आएगा कि हाँ ये कीपर है जो कि अच्छा खेलता है। उसका सिलेक्शन टॉप पे जाकर के हो जाता है। दूसरा, आप ये ये तो चलो इनकी आदत बनी हुई है। टी20 क्रिकेट में अगर फ्रेंचाइज के प्रभाव से सिलेक्शन हो रहा है, आई एम स्टिल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं गड़बड़, कि उन्हीं खिलाड़ियों को ये टेस्ट में भी खिला रहे हैं, उन्हीं खिलाड़ियों को वनडे में भी खिला रहे हैं। गड़बड़ वहां है, दिक्कत वहां आ रही है। टी20, आई डोंट बॉदर भी नहीं करता टी20 क्रिकेट के लिए मैं इतना, क्योंकि इतना टी20 क्रिकेट हर 2 साल में तो वर्ल्ड कप होता है, हर देश फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है। फ्रेंचाइज का तो प्रभाव है ही बहुत ज्यादा। ये ये जो टी20 कैप्टन जो होते हैं, इनके ऊपर तो मुझे लगता है कि इन पे प्रेशर रहता है कि नहीं यार, आपको तो खिलाना ही है, फ्रेंचाइज को बढ़ावा देना ही है। इस तरीके का प्रेशर कोच के ऊपर भी होता है और इसके ऊपर भी होता है। आप उठा करके देखिए विश्नोई कैसे आ रखे हैं टीम में, आप सोच के देखिए। जिसको नहीं खिलाया गया, हमारे राजस्थान रॉयल्स से ही खेलते थे ना वो, तो कैसे जी। खेल रहे हैं वो? किस हिसाब से मैं जाकर के वो खेल रहे हैं? मैं भी वही मतलब अचंभे में हूं कि जिनको फ्रेंचाइज टीम्स नहीं खिला रही हैं, रवि बिश्नोई जैसे प्लेयर, या आप ये कहें कि आपके जो शेडगे थे, शेडगे को मिड ऑफ द आईपीएल लेके आए थे, अगर इतना अच्छे थे वो, क्योंकि आपको उनसे ओवर भी कराने थे, लेकिन आप केवल उनकी बैटिंग को नजर में रखते हुए आपने उनको अपनी टीम में ले लिया। उनका बॉलिंग का परफॉर्मेंस कहीं पे भी नोटिसेबल नहीं था। इसके साथ के साथ में ही आप अगर देखेंगे तो आईपीएल का इन्फ्लुएंस, मैं फिर से मतलब अपने बात को रिपीट कर रहा हूं, जो मुझे लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद आपको उस लेवल के सीरियस क्रिकेटर अब शायद नहीं दिखेंगे विश्व क्रिकेट में, या मैं भारतीय क्रिकेट की ऑलराउंडर तो बात नहीं करूं, मिलेंगे हर्षद। क्योंकि भारतीय क्रिकेट की मैं अगर बात करूं तो भारतीय क्रिकेट में वो सीरियसनेस रही ही नहीं है। कॉज दे वर गिगलिंग कल भी, मैच हारने के बाद में भी, कि हम 3-0 से मतलब अब सीरीज हम जीत ही नहीं सकते, मतलब जीते तो छोड़िए, बराबरी भी नहीं कर सकते। लेकिन एक जो सिंसियरिटी रहती है, वो थी ही नहीं कल किसी के भी चेहरे पे। बिकॉज फॉर देम इट इट इज लाइक कि ठीक है, एक और सीरीज हार के कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर हमारे कोचिंग और ये सब लोग आके अगर ये कहते हैं कि नो, वी आर प्रिपेयरिंग आवर टीम फॉर 2028, नहीं भैया, 2028 के लिए तुम बनाओ टीम, लेकिन बायलेटरल में भी जो दर्शक लोग हैं वो अपना पैसा दे के आ रहे हैं, सो उन दर्शकों के लिए भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलो। हम भारतीय भी रात को 12-1 बजे तक उठ के तुम्हारा मैच देख रहे हैं।
कल ऑफिस रहता है तो भी हम रात को 12-12 1-1 बजे तक आपका मैच देख रहे हैं। वाई? कॉज वी लव आवर क्रिकेट। और हम हमारे क्रिकेट को इस तरीके से बदनाम होते हुए नहीं देख सकते जो कि अभी आप लोगों के इतने लचर परफॉर्मेंस की वजह से हो रहा है। तो निखिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कल कल भी मैच है हमारा, तो अब कल क्या चेंजेस आप देखने को आपको लगता है कि कल हो सकते हैं, और कल क्या भारत जीत सकता है? बिकॉज मैंने तो पहले ही सीरीज से पहले ही घोषणा कर दी है कि इट इज अ वाइट वॉश। सी मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। अगेन इंडिया लॉजिकल चेंजेस करे। मैं बार बार बोलता हूँ क्रिकेट स्ट्रैटेजी का ही गेम है। अरे हमें संजू के साथ जाना ही पड़ेगा और आपको तिलक को बाहर बिठाना पड़ेगा, ईशान को 5 पे भेजना पड़ेगा। आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको वो फेवरेटिज्म का गेम लेके जाओगे तो वापस आप वही करोगे। आपके टॉप ऑर्डर में 3-4 लेफ्ट हैंडेड क्या कर रहे हैं? और मैं बार बार ये बोल रहा हूं एग्जीक्यूशन। वैभव सूर्यवंशी को ये समझना चाहिए कि 10 बॉल में 5 रन होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 में 5 होंगे तो आप 50 करोगे आप, लेकिन पहले ही 2 बॉल पे छक्का मारोगे तो आप लंबा नहीं खेल पाओगे। ये बहुत क्लियर करना पड़ेगा। और मैं इस बात को लेके भी बहुत सीरियस हूं कि इंडियन क्रिकेट में अभी जो दोनों ओपनर है, अभिषेक हो गए या वैभव हो गए, ये दोनों अटैकिंग बैट्समैन है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कोई एक एक बंदा नहीं है जो क्रीज एक जैसे पकड़ के रखे, ये भी कोई समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संजू इज द राइट फिट फॉर द ओपनिंग, और अभिषेक वन डाउन खेल सकते हैं। मैं तो इस मान को लेके बहुत क्लियर हूं। और जहां तक बॉलिंग की बात होती है, तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि आप इंग्लैंड में कोई भी 2 स्पिनर खिलाता नहीं है। वहां पे सेटअप होता है 4 पेस बॉलर। अगर आपके पास अगर तगड़ा ऑलराउंडर है तो आप 3 पेस बॉलर, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, आप ये कॉम्बिनेशन लेके जाना चाहिए। बट आप बार बार हर्षित को एज अ ऑलराउंडर प्रमोट कर रहे हो, तो मेरे लिए हर्षित एक ऑलराउंडर है, बिलीव दैट। तो फिर वो मुझे मेरा वो 5 नंबर का गेंदबाज होना चाहिए, ना ही वो मेरा 2 नंबर का गेंदबाज होना चाहिए। तो मैं इस बात को लेके बहुत क्लियर हूं कि हमें एक टीम कॉम्बिनेशन को लेके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इस सीरीज के बाद आप मानो या ना मानो, हमें कोचिंग स्टाफ्स के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं रवि शास्त्री का बहुत बड़ा फैन रहा हूं उनके टेन्योर ऑफ कोचिंग में। तो टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं और शायद हमें वो रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। तो इस सीरीज के बाद जरूर कोचिंग के बारे में बहुत सवाल उठना, आपको रिव्यू करना पड़ेगा, आपको आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। क्योंकि अब आप जब गंभीर जब मीडिया में थे, गंभीर जब पॉडकास्ट करते थे, गंभीर जब कमेंट्री करते थे, उन्होंने भी बहुत सवाल उठाए, और अब उन्हें वो सवाल खुद फेस करने के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। जी जी जी, आई अग्री विद योर पॉइंट। सो व्हाट विल बी योर प्लेइंग 11 फॉर टुमारो? सी मैं 3 चेंजेस देखना चाहूंगा। तिलक, और तिलक को मैं बाहर बिठाना चाहूंगा। स्पिनर में मैं नहीं चाहता कि वॉशिंगटन की जगह बनती है। और तीसरा, मुझे हर्षित भी नहीं चाहिए। मैं संजू को लेना चाहूंगा। प्रिंस यादव को मैं और एक मौका देके उनकी बॉलिंग जज करना चाहूंगा। और मैं, ठीक है, मतलब अगर आधा बॉलर और आधा बैट्समैन मुझे नहीं चाहिए। आप एक तो एक पूरा बल्लेबाज खिला लो या एक पूरा बॉलर बल्लेबाज खिला दो या गेंदबाज खिला दो, लेकिन ये आधा आधा मत करो। सो मैं रवि बिश्नोई के साथ जाना चाहूंगा एज अ स्पिनर। ओके ओके ओके। सना, आपका कॉल। कल जीत रही है आप, कल के लिए क्या प्रेडिक्शन है? बिल्कुल हर्षद जी, जैसा कि मैं इंडिया की तरफ कभी भी रहता हूं तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि इंडिया अच्छा खेले और संजू सैमसन को और एक मौका दे। और क्योंकि इंग्लैंड जैसे कंडीशनों में एक मैच्योर बैट्समैन, एक समझदार एक्सपीरियंस बल्लेबाज टीम में होना जरूरी है। ये इमेच्योर प्लेयर जो यंग प्लेयर्स है उनको ना पिच की समझ है, ना कंडीशन की समझ है, ना बॉलर की समझ है। तो मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस को खिला लो। और बिल्कुल निखिल जो बोल रहे थे, तिलक वर्मा को बाहर बिठाओ, मिडिल ऑर्डर में ईशान किशन को रखो और ओपनिंग तो संजू सैमसन से कराओ। मैं बिल्कुल ये चेंजेस देखना चाहता हूं कल। और साथ में बॉलिंग तो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, जैसा कि प्रसिद्ध कृष्णा को आप खिला रहे हैं, तो और एक मौका दीजिए उसको, देखेंगे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा T20 में। तो मैं यही चेंजेस चाह रहा था कि सिर्फ संजू सैमसन और एक बार ओपनिंग करे, इंडिया के लिए खेले और ये T20 आखिर में एक मैच जीत जाए इंडिया। बिल्कुल हर्षद जी। अमित, कुछ चेंजेस लग रहे हैं कल? क्या भारत जीत रही है? ऐसा दिक्कत ये है कि हमारे चेंजेस करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं।
एज एन इंडियन टीम क्रिकेट टीम में चेंजेस करने से हमें ये सोचना चाहिए इंग्लैंड की टीम चेंज करेगी या नहीं। इंग्लैंड की टीम अगर अपने 11 में परिवर्तन करती है, कुछ वो खिलाड़ी वो अंदर लेकर के आते हैं जिनको कि उनको भी फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है, तब हमारे कुछ चांसेस बनेंगे कि हम जीत पाए। वरना इस प्रकार की जो डरी हुई टीम है, जो बैट उठा के मारना ही नहीं चाहते हैं बॉल को, चाह रहे हैं कि बस इधर उधर इधर इधर निकाल करके हम खुद के रन बना ले या हम बच ले मार खाने से, ठीक है। उस तरीके की टीम जीत तो पाएगी नहीं, जीतना तो बहुत दूर की बात है, कहीं फिर से वही 11-12 ओवर में हार करके वापस बाहर ना आ जाए, मतलब 1 घंटे पहले क्रिकेट खत्म ना हो जाए। अगर जीतने के कुछ चांस है तो वो उसी पे है, अगर इंग्लैंड आर्चर को ना खिलाए, जॉश टंग का ना खिलाए, हैरी ब्रुक खुद ना खेले, देन इट कैन बी चांस कि जीत सके। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, अगर वाइटिलिटी T20 ब्लास्ट की कोई टीम खेलेगी ना, मतलब मैं तो फाइनलिस्ट भी नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई क्वार्टर फाइनलिस्ट या सेमीफाइनलिस्ट भी खेलेगी, अभी भारतीय टीम की जो मानसिकता है, कौन सी, अगेन कोई सा भी गेम कॉन्फिडेंस से भी जीता जाता है। मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ कि आपको टीम में स्किल के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कॉज इतने अच्छे प्लेयर हैं इसलिए चुने गए हैं इस लेवल के लिए। क्वेश्चन स्किल पे ही है, क्वेश्चन स्किल पे ही है हर्षद। दिक्कत ये है कि ये लोग जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी स्किल पे ही क्वेश्चन है मुझे। ये फ्लैट ट्रैक ब्रैट्स हैं सारे जो हमारे जो T20 खेलते हैं, इनकी स्किल पे ही डाउट है। आप देखो तिलक वर्मा को स्पिनर के सामने ये डालते नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें इसकी शिवम दुबे की, इसको फास्टर के सामने नहीं डालते हैं। आप देखते क्यों नहीं? मतलब ये चीज आप महसूस करो किस तरीके की स्थिति बनी हुई है टीम की। हर्षित राणा शिवम दुबे से ऊपर, अरे क्या दिमाग खराब है, मतलब मैं मोहल्ले की टीम में ऐसा ना करें हमारे। मैं 8वें नंबर का बैट्समैन हूँ तो मैं 9वें 10वें पे जा सकता हूँ, मैं 5वें नंबर पे नहीं जा सकता। जी इस जी प्रकार जी। से अगर करेंगे तो जीत ही नहीं सकते। ये तो डरा हुआ अप्रोच है पूरा का पूरा। आप मतलब आप आयरलैंड में खिला सकते थे वैभव को, चेंज वहां कर सकते थे, लेकिन वहां भी इनको अपनी फुल फ्लैश टीम खिलानी थी कि कहीं हम हार ना जाए। हार गए। उसके बाद में इन्होंने वैभव को खिलाया कि चलो हम जीत जाते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। बदलाव में भी इन्होंने क्या किया, हटाना किसको चाहिए था, किसको हटाया, 5 नंबर पे किशन को खिला करके उसको बाहर बिठाना चाहिए था तिलक वर्मा को। वहां पे उन्होंने टॉप का जो आपका वर्ल्ड कप जिता करके जो प्लेयर आया है उसको उसमें बुरी तरीके से ऐसे डाल दिया कि भाई आप तो किसी काम के ही नहीं रहे आप। उस वजह से ये हुआ। संजू सैमसन जो वर्ल्ड कप जिताने वाले बंदे को, मैन ऑफ द सीरीज को, आपने 3 मैचों के उस पे प्रदर्शन पे बाहर कर दिया। उसमें से एक मैच के अंदर तो हम लोग मतलब रिजल्ट ही नहीं आया था, हम तो हारे ही नहीं थे उसमें। तो उस पे अगर बाहर कर दिया तो बाकी जो खिलाड़ी जो टीम में बचे उनके मन में ये आया कि भाई अगर हमारे रन नहीं बने तो हम तो बाहर होंगे ही होंगे। तो सब वही सोच रहे हैं कि भाई इधर उधर करके रन बना लेते हैं अपने और टीम जाए भाड़ में। यही चल रहा है, जीतना बहुत मुश्किल है हर्षद। जी जी जी। तो मुझे तो चलिए अब डर है ये लास्ट में, जिम्बाब्वे ना फेल दे। हर्षद, मुझे भी पूरा भरोसा हर्षद है मुझे मुझे एक इस और बात पे। हर्षद जी। मुझे एक और डर है। हर्षद मुझे एक डर है कि थोड़ी ग्रेग चैपल की भी याद आ गई कि जिस तरीके से उन्होंने इरफान पठान को 3 नंबर बैटिंग डाल के उसकी बॉलिंग भुला दिया था। मुझे डरना है कि शायद हर्षद के साथ भी वही स्टोरी ना हो जाए। और मैं इस बात को लेके बहुत बहुत ज्यादा सीरियस हूँ कि हमें एक अच्छा बॉलर ना गंवाना पड़े। लेकिन इरफान टैलेंटेड था। इट्स नॉट हर्षित अबाउट के दैट हर्षद। हर दिक्कत जी दिक्कत ये है कि ये जो T20 जो IPL जिसको हम कहते हैं, इतना बड़ा क्रिकेट, जितना बड़ा जो सर्कस हमारे देश में होता है 2 महीने का, उस 2 महीने के सर्कस ने एक चीज की है कि ऑलराउंडर देश से खत्म कर दिए हैं। ये जी जो राइट। नियम लेकर के आए हैं, ये इम्पैक्ट प्लेयर जो जिसको कहा गया है, उसने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला है। इम्पैक्ट प्लेयर कहने को इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन उसने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला है। इस तरीके की मतलब खतरनाक सोच को कैसे इंडियन क्रिकेट ने अलाउ किया, कैसे BCCI इसमें बीच में नहीं बोल रहा है कि तुम किस तरीके की क्रिकेट करा रहे हो अपने देश में। और सब मजाक नहीं बनाते। आप विदेश में देखो, इंग्लैंड क्रिकेटर तो क्या है, उनको पैसे मिलते हैं, वो अपने पॉडकास्ट में तारीफ कर देते हैं कि हाँ ये वो ग्रेट, ये वो बढ़िया सब कुछ। उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनको पैसे मिल जाते हैं। फिर वही क्रिकेटर्स जो यहाँ पे हमारी तारीफ करते हैं, वहीं आप जब हम पहले जाते हैं तो वही क्रिकेटर बोलते हैं, बोले यार तुम क्या, खेलना तो आता नहीं है इन लोगों को। वो जी खेलना हाँ आएगा बिल्कुल। कैसे कल जब तक कोई कल ऑलराउंडर ओयन रहेगा नहीं, मॉर्गन कैसे काम लिटरली करेंगे वहां मजाक पे। उड़ा रहे थे। कल ओयन मॉर्गन लिटरली मजाक उड़ा रहे थे। और ओवेन एंड उस मॉर्गन टाइम पे वाज द वन। डीके के पास कोई उत्तर नहीं था, रवि शास्त्री के पास कोई उत्तर नहीं था।
एंड कल एक बहुत ही let me अच्छी tell you बात, one thing. सॉरी टू इंटरप्ट अमित, कल बहुत ही एक अच्छी बात माइकल वॉन ने आपके हर्षा बोगले से कही, कि हर्षा बोगले से उन्होंने डिस्कशन में ये कहा था कि यही तो आप चाहते थे कि आपके बल्लेबाज 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, और आज जब आपके वो बल्लेबाज उस तरीके से रन नहीं बना रहे तो आपको डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए। तो हर्षा बोगले का उस पर जवाब था कि नहीं नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई थ्री फॉर्मेट प्लेयर नहीं होता, हर किसी का अपना अंडरस्टैंडिंग होता है। तब वहां पे उनका रिप्लाई ये था कि एक था जो थ्री फॉर्मेट प्लेयर था, विराट कोहली, जिसने हमें ये भी बताया कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है, वनडे कैसे जीता जाता है, और इन द एंड जब आपकी टीम का विनिंग परसेंट 8% का रह गया था पाकिस्तान के खिलाफ, तब भी उन्होंने वर्ल्ड टी कप ट्वेंटी में आपको मैच सेमीफाइनल जिताया। कैसे जीता जाता है? जी। तो ये सारी चीजें, इट्स नॉट अबाउट कि किसको कितने पैसे मिल रहे हैं या कौन कहाँ किस लेवल का बैट्समैन है। विराट कोहली की एक जिद थी कि जब तक मैं क्रीज पे हूं, भारत को कोई हरा नहीं सकता, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार ये चीज प्रूव करी। मैं इसमें धोनी का भी नाम लेना चाहूंगा, ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ धोनी, लेकिन धोनी जब भी क्रीज पे रहते थे तो लगता था कि नहीं, ये मैच जिता के आएंगे। सचिन जब भी क्रिकेट पे रहते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, मैच जिता के आएंगे। आज के तारीख में ये एक प्लेयर जब तक विकेट पे भी रहते हैं, कल श्रेयस अय्यर की एक पारी छोड़ दो तो किसी का भी वो इंटेंट ही नहीं दिख रहा था। तो मैं उसी पर आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, आप तीनों मेरे साथियों का 50-50 सेकंड्स का। वी विल एंड अप विद योर क्लोजिंग कमेंट कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, कि क्या अब भारतीय क्रिकेट को आगे लेके जाएगा, या क्या कमियां जो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। आई विल स्टार्ट विथ सना, इफ यू देयर। ओके, आई विल स्टार्ट विथ निखिल देन। आ, बिल्कुल, ये जैसा मैंने बोला था शुरुआत में, ये हमें एक नई डायरेक्शन की तरफ पक्का लेके जाएंगी। ये हार से हम सीखेंगे, ये उम्मीद करता हूं। हम एग्जीक्यूशन की तरफ फोकस करेंगे और थोड़ा एशियन मेंटालिटी से बाहर आके ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रिपेयर करेंगे, और ये ब्लेसिंग और डिस्गाइज हो, यही मेरी उम्मीद है। और या फेल्यूर से आदमी सीखता है, सब कहते हैं। लेट्स सी। फेल्योर से आदमी सीखता है। तो अमित, आपके भी क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा, साथ में मैं एक चीज इनपुट कर रहा हूँ निखिल के कमेंट से, कि क्या आपको लगता है कि भारतीय टीम फिर से रिव्यू कर सकती है अपनी टीम को जो उन्होंने चुनी है जिम्बाब्वे दौरे के लिए, कंसिडरिंग इस तरह के परफॉर्मेंस? अमित। नोइंग गौतम गंभीर, मुझे मुश्किल लगता है कि वो इस तरीके का कोई डिसीजन लेंगे, इस तरीके की कोई बदलाव करने देंगे टीम में। रही बात आप ये कह रहे हैं कि असफलताओं से सीखने की, हाँ, वो कुछ खिलाड़ी हमारी टीम में प्रयास जरूर कर सकते हैं, जो कि असफलताओं से सीखना क्या होगा। आप हर्षद, आप देखिए, अब जिम्बाब्वे जाकर के मान लो अगर इन्होंने रन मार दिए, ठीक है, तो क्या आप उन रनों को मानोगे कि यार जिम्बाब्वे जाकर के आपने मार दिया, बहुत ही अच्छा काम कर दिया? या फिर से T20 में जब बुमराह और हार्दिक वापस आ जाएंगे, फिर से हम लोग जीतने लग जाएंगे, तो आप क्या मान लेंगे कि यार ये जो टीम थी इसने अच्छा कर दिया? इन तिलों में तेल नहीं है हर्षद, समझिए आप। जी जी जी। इंटरनेशनल अमित, क्रिकेट वाला मामला ही नहीं है ये। मैं तो जिम्बाब्वे को लेके भी आप इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। हम आयरलैंड से हार के जा रहे हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए। जी जी जी। अब अच्छा लग रहा है मुझे कि दूध के जले भी सब छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं, कि हाँ, अच्छा है, हमें सीरियस होना चाहिए। कॉस T20 मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक छोटा फॉर्मेट रहता है। किसी दिन अगर सिकंदर राजा का बल्ला चल गया, या अभी तो करण के भाई भी आ गए हैं जिन्होंने कल ही शतक भी बनाया, तो उनके पास भी अच्छे प्लेयर हैं, तो वो हरा सकते हैं डेफिनेटली, और वो पहले भी बड़ी टीमों को हरा चुके हैं। सना, आपसे क्लोजिंग कमेंट। हाँ बिल्कुल हर्षद जी, ये दो T20 हमने जो जिस तरह हम खेला है, बिल्कुल बिल्कुल इस T20 से हमको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे का परफॉर्मेंस ऐसा है कि बांग्लादेश को टेस्ट में भी हराया, वनडे में भी हराया। तो बिल्कुल ये वो T20 में भी बहुत अच्छे खेलते हैं। तो ये इस हार से हमको बिल्कुल सीखना पड़ेगा कि अगर हम जिम्बाब्वे के साथ में भी ऐसा परफॉर्मेंस होकर हार जाते हैं तो बहुत बोले तो बहुत सवाल उठ जाएंगे इंडियन क्रिकेट के T20 का प्लेयर्स के ऊपर, और कप्तान के ऊपर भी सवाल उठेगा। तो मैं मानता हूं कि जब भी हम खेलते हैं तो सीखना चाहिए हार से, और फेल्यूर से सीखना चाहिए, और उसको आगे भी उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए। अगर इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे तो सीरीज और भी मुश्किल होता जाएगा इंडिया के लिए। हाँ हर्षद जी।
फेल्योर से सीखना चाहिए, बिल्कुल मैं आपका ये कमेंट लेता हूँ आज की अपनी इस चर्चा के लिए। एंड जो भी हमारे ये जो कोचिंग स्टाफ हमें बता रहे हैं कि 2028 की तैयारी चल रही है, सो आई होप कि उनकी तैयारी कुछ रंग लाए और हम बेहतर परफॉर्म करें जिम्बाब्वे के विरुद्ध। थैंक यू मेरे मित्रों, आपका आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बहुत ही विस्तृत चर्चा हमने करी है और आशा करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। कल हम एक बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेके आएंगे, जिसमें हम हमारे मित्रों से इस चीज पे चर्चा करेंगे कि करंट भारतीय कंडीशन को देखते हुए और तो विश्व 11 में कितने भारतीय प्लेयर आप देख पाते हैं। तो कल का मैं टॉपिक आज ही डिस्क्लोज कर रहा हूं हमारे इस चौपाल पे। मेरे मित्र, मेरे दर्शक, कोई भी अगर हमारे साथ इस चौपाल पे डिस्कशन करना चाहते हैं, सो दे आर रेडी, दे आर मींस ओपन हार्टली वेलकम कि आप आइए हमसे चर्चा कीजिए इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर कि क्या आज के तारीख में अगर विश्व 11 बनती है तो उसमें कोई भारतीय क्रिकेटर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो कल हम हमारे दोस्तों के साथ मिलकर प्लेइंग 11 बनाएंगे। इन लोगों की अपनी प्लेइंग 11 रहेगी, मैं भी अपनी प्लेइंग 11 बना के लाऊंगा और आशा करता हूं कि दर्शक लोग भी अपनी प्लेइंग 11 हमारे साथ कमेंट्स में साझा करेंगे, या जिनको भी जुड़ना होगा सो डेफिनेटली दे विल कमेंट अस। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको फिर से ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए हमको अलविदा कीजिए। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू मेरे मित्रों, थैंक यू।